मैं सन 47 में या उसके बाद पैदा नहीं हुआ। सिर्फ 7-8 बरस पहले पैदा होने की इस मामूली सी घटना ने मुझे ऐसी रस्सी से कसकर बांध कर रखा है जिसे गुलामी के विरुद्ध आजादी का इतिहास कहते हैं। 47 में या उसके बाद पैदा हुआ होता तो मैं भी चुपचाप गटर में पड़ा रहता और आजाद देश का नागरिक कहलाता। सारी परेशानी यह है कि वे 7-8 बरस मेरी सारी उम्र पर भारी पड़ गए। अच्छा होता कि 5-6 वर्ष की उस कच्ची उम्र में मैंने देखा ना होता लोगों की उमड़ते उस सैलाब को जो आजादी के लिए जान देने पर आमादा था। मेरे अपने मोहल्ले के और आसपास के इलाके के 4 लोग जेल में बने और वे कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, साधारण मनुष्य। गुरुदयाल माट साहब जो मुझे पहली में पढ़ाते थे, क्लास में ज्यादातर तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के किस्से सुनाते थे और प्रार्थना के बाद नारे इतने जोरों से लगवाते थे कि खुद उन्हें भी खांसी आ जाती और अक्सर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। और एक बार शिवपुर जुगल मीना एक जुलूस के पीछे चलते चलते सीपरी बाजार से किले के मैदान तक कब पहुंच गए नहीं चला। फिर वापस लौटने में बहुत देर लगी और खूब पैर लगी। घरों में सबको अच्छी ठंड पड़ी। अच्छा होता कि उन दिनों देखा ना होता उन गोरों को जो हमारे छोटे से बाजार में आ जाते तो बाजार लगभग खाली हो जाता। बड़े दिन पर हमें घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। जिन गोरे शराब पीकर न जाने क्या कर बैठे, किसी को भरोसा नहीं था। अच्छा होता कि 15 अगस्त सन 47 का जश्न हमने देखा ना होता। एक तरफ पूरा शहर ना शादी के मंडप जैसा हो गया था तो दूसरी तरफ हमारा गरीब मोहल्ला तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बन गया था। रोजाना शाम को उर्दू पढ़ाने वाले हाफिज जी एक दिन सुबह अचानक कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। बेवा हसन की माँ के घर रात कहाँ से आकर कौन से गुंडे घुस पड़े, कोई नहीं जान पाया। अपने पिता और यूसुफ चाचा को घर के भीतर एक दूसरे को गालियां बकते और फिर एक दूसरे से लिपट कर सचमुच रोते हुए ना देखा होता तो कितना अच्छा होता। रिटायर होकर इंग्लैंड वापस जाने वाले गोरे इंडियन ड्राइवर फ्रैंकलिन और उसकी मेल को प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ में बिसूर बिसूर कर रोते हुए ना देखा होता तो कितना अच्छा होता। अपनी याददाश्त के उन कुछ बरसों को कहां किस कुएं में फेंक दूं। 47 में या उसके बाद पैदा हुआ होता तो 68वीं सालगिरह के इस मौके पर यूं की तरह रो नहीं रहा होता, बल्कि दोस्तों के साथ बेफिक्री से किसी बार में बैठकर अपनी 60वीं सालगिरह का जश्न मना रहा होता। सीधा आदमी पर
आदमी पर आना चाहता हूं। आदमी जिसमें समाहित है फूल, पत्तियां, दरख्त, पहाड़, नदियां, यहां तक कि धमनियों शिराओं में बहते रक्त की तरह फैली है कविताएं, फैली है कविताएं। लीजिए, ये रहा आपके सामने धरा पूरा जवान, मर्द बच्चा, आदमी की औलाद, उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, सीना 36, वजन लगभग 7 किलोग्राम, आवाज साफ, बातें चमकदार, नुकील नाक, खुले कान, नौशद दिमाग, कुल मिलाकर एक सचमुच का जवान। आप में से कोई भी यहाँ आकर इसे देख सकता है, हाथ मिला सकता है, बात कर सकता है। फिर भी यकीन ना हो आपको तो मैं इसके कपड़े उतार दिखा सकता हूँ। जी, मैं इसे अपने ही देश के भीड़ भरे आदमियों के जंगल से पकड़ कर लाया हूँ। ये वहाँ उन तमाम लोगों के बीच आदमियों की तरह बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा हो चुका था कि सपने देख रहा था। सपने देखते हुए ये अक्सर मुट्ठियां तान रहा था, गुस्सा हो रहा था, हर तरह की तकलीफों में पलता हुआ ये अपनी दुनिया को बदलना चाह रहा था। जन्नत से चली आती बनी बनाई व्यवस्थाओं को पलटना चाह रहा था। गरज ये कि अदना सा आदमी की औलाद बहुत कुछ करना चाह रहा था। आप सच माने, ये झूठ नहीं बोलता था, हर सच के लिए जान देने को तैयार था, हर न्याय के लिए लड़ने पर आमादा था, बहुत बात पर शेर की तरह गुर्राता था। और साहबान, सबसे मजे की बात तो यह है कि जब कभी ये मौज में आता तो बहुत ऊंची और सुरीली आवाज में गाता था। इसका एक घर था, एक मोहल्ला था, एक गांव था, एक शहर था। ये सबको दिलो जान से प्यार करता था, हर एक के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता था। अब आप भी बताइए साहबान कि ऐसे खतरनाक आदम जात मर्द बच्चे को पकड़ पाना कितने जोखिम का काम है। पर आप सब खेल तमाचे के शौकीन लोगों की खातिर मैंने ये जोखिम उठाया है। तो देखिए अब खेल। ध्यान रहे कि खेल के बीच कोई आवाज ना हो, नजर चूक गई तो खेल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हाथ की सफाई हुनर का कमाल। आदमी की इस औलाद को मैं इस बक्से में बंद करता हूँ। ये बक्सा अपने ही देश की मशीन का एक खोखा है। ध्यान से देखें आप। लीजिए, ये मर्द बच्चा बंद हो गया है। अब मैं इसके ऊपर अपने हुनर का डंडा घुमाऊंगा। अब मैं इस बक्से को खोलता हूं। अरे, ये बक्सा तो पहले जैसा ही खाली। अरे कहां चला गया रे तू आदम की औलाद? कहां गायब हो गया? जरा देखिए साहबान, कहीं आपके आसपास ही तो छुपकर नहीं बैठा कमबख्त? माफ कीजिएगा साहबान, सारा खेल गड़बड़ हो गया। मैं तो आपका मनोरंजन करने यहाँ आया था। भेड़ियों से लेकर कुत्तों तक के सारे करतब उसे सिखाकर लाया था। मुझे मालूम नहीं था कि खेल खेल में दुर्घटना घट जाएगी और वो इस तरह गायब हो जाएगा। जाते जाते वो बदमाश आप सबके नाम ये चिट्ठी छोड़ गया है। लिखा है, खेल तमाशे के शौकीन लोगों, मुझे यहां वहां खोजने की कोशिश मत करना। जब आप सब तमाशा देख रहे थे तब मैं इस बक्से से निकलकर चुपके से आप सबके अंदर उतर रहा था। मैं क्या करूं? इसके अलावा और कोई जगह बची नहीं है छिपने के लिए। हाथ तो सावधान, जो कुछ होना था हो चुका है। अब आप सब खामोशी से अपने अपने घर जाइए और कभी अकेले में उससे मुलाकात हो तो मुझे जरूर बताइए।
सभ्य आदमी समूह में मिलकर नहीं गाते, समूह में मिलकर नहीं नाचते, समूह में मिलकर समय नहीं गंवाते। सभ्य आदमी अकेले रहना पसंद करते, सभ्य आदमी समूह में नहीं पाए जाते। सभ्य आदमी समूहों में नहीं पाए जाते। पिछड़े हुए लोग समूह में मिलकर गाते, समूह में मिलकर नाचते, समूह में मिलकर समय बिताते। पिछड़े हुए लोग समूहों में पाए जाते। पिछड़े हुए लोग सभ्य आदमियों के लिए विज्ञापन होते हैं। वे उनके घरों की सजावट के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। जब पिछड़े हुए लोग समूह में मिलकर नाचते गाते हैं तो सभ्य आदमी उन्हें देख देख कर तालियां बजाते हैं। तो सभ्य आदमी उन्हें देख देख कर तालियां बजाते हैं। पिछड़े हुए लोग पुष्प दर पुष्प संस्कृति के वृक्षों की रखवाली करते हैं। सभ्य लोग संस्कृति के वृक्षों के पके हुए फल खाते हैं। सभी जानते हैं सभ्यता सभ्य लोगों से जानी जाती है और सभ्य लोग पिछड़े हुए लोगों से जाने जाते हैं। इस तरह सभ्यता और संस्कृति के हित में दोनों को अलग अलग बनाए रखना देश की व्यवस्था है। दोनों को अलग अलग बनाए रखना देश की व्यवस्था है। सब कुछ भला भला सब तरफ उजियारा। सब कुछ भला भला सब तरफ उजियारा। न भूल कसर सब कुछ आला 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 आला। सब कुछ भला भला सब तरफ उजियारा। सब कुछ भला भला सब तरफ उजियारा। सब कुछ सुथरा साफ सभी कुछ सजा 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 सजा। सब कुछ सुथरा साफ सभी कुछ सजा 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 सजा। भोली भाली मोहक अक्षर अक्षर सदा 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 सदा। भोली भाली मोहक अक्षर अक्षर सदा 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 सदा। सब कुछ सोचा समझा सब पहले से तय। सब कुछ सोचा समझा सब पहले से तय। ऐसे घर में जाने क्यों लगता है भय। क्यों लगता है भय। क्यों लगता है भय। ये जगह दिखाई देती है कहीं। कुछ दिनों बाद निकला वहां से तो पता चलता है कि उस जगह भी खुल गई कोई दुकान। कैसा लगता है जब मिलने की गहरी इच्छा लिए हुए किसी दोस्त के घर जाए और घर की जगह पाए दुकान। कभी सोचा नहीं था इतना कुछ है बिकने को। हाथ मिलाती हथेलियों के बीच की खाली जगह
से लेकर पृथ्वी के चारों ओर फैले अंतरिक्ष तक। क्या सचमुच इतना कुछ है बिकने को? भैया आपसे नहीं, मैं तो जरा इन भाई साहब से कर रहा था बात। तो क्यों भाई साहब, क्या कभी हाथ में झोला लेकर इतवार की हाट में सब्जी भाजी खरीदने निकले हैं घर से पैदल? क्या कभी कोई नई सब्जी सिर्फ महंगी होने के कारण चाहने पर भी नहीं खरीद पाए हैं आप? क्या दिया बत्ती लगते उठती हाट में से ढेर सारी भाजी सस्ते भाव खरीद कर घर लाए हैं आप? धनिया पत्ती की 2 डगाले यूं ही झोले में डलवाने के लिए क्या कभी किसी सब्जी वाले से आपने पूछे उसके हालचाल? क्या कभी हाट की भीड़ में न जाने किसकी गिरी चवन्नी को चुपचाप बिना धूल झाड़े अपनी जेब में रखा है आपने? क्या क्या लेना था उसमें से हर बार कुछ ना कुछ जानबूझकर लेना भूले हैं आप इतवार की हाट में? क्या कहा? इन सारी बातों में से आपके साथ कभी कुछ नहीं हुआ? क्या आपने कभी किसी सब्जी को पकने से पहले उसके असली धूल भरे रूप में अपने हाथों से कभी नहीं छुआ? क्या हाट में पैरों से उठती धूल और सब्जी भाजी की मिली जुली गंध को आप नहीं पहचानते? 10 रुपए के क्या सचमुच किसी सब्जी वाले को आप उसके आवाज लगाने के ढंग से नहीं जानते? तो फिर आप हमारे भाई नहीं सिर्फ साहब हो सकते हैं, सरदार हो सकते हैं। होने को तो आप हमारे हफ्ते के सारे दिन हो सकते हैं, हमारा इतवार नहीं हो सकते। घरेलू सुंदरता, आंखों का अपनापन, अकिंचनता के ऐश्वर्य का विश्वास और धीरज जीवन से चला गया। सुबह सुबह की पवित्रता का भोला भाला शकुन जीवन से चला गया। अब उनका कहीं कोई धनी धोरी नहीं दिखता। पता नहीं चलता वे कहां से आती हैं, कहां चली जाती। सारा दिन दरवाजे दरवाजे भीख मांगती, दुत्कार सुनती, मार खाती, गलियों मोहल्लों में चाहे जहां दिख जाती है। अक्सर कोई गाय सड़क के बीचों बीच हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और हम उसे पहचानने से इनकार करते, बचते बचाते निकल भागते हैं कि कहीं वो पीछे पीछे हमारे घर न चली आए। वह वर्षों वैसी ही खड़ी रहती है इंतजार में, खड़े खड़े गिर जाती है, मर जाती है, लेकिन कोई उसे पूछता नहीं आता। हमने अपनी मनुष्यता के नशे में एक दिन उसे अपने घर से हकाल दिया और अब याद भी नहीं आता कि कब हमने किसी गाय की पीठ थपथपाई और कब उसकी आंखों में कृतज्ञता की बेआवाज भाषा को पढ़ा। हमें सचमुच याद नहीं आता कब हमने किसी गाय को उसके नाम से पुकारा था और उसने अपना थूथन हमारे कंधे पर इस तरह टिका दिया जैसे उसे अब कोई चिंता नहीं। हमें बिल्कुल याद नहीं आता कि हमने कब किसी गाय की पीठ थपथपाई थी, कब उसका रंभाना सुना था और हमारी आत्मा पूरी तरह भीग गई। वो हमारे जीवन में अमृत की धार बनकर आई और आज भी जब वो किसी लायक होती हैं तो हम ही उनकी मिठास के सबसे पहले वारिस होते हैं। गाय के नाम पर इस समय मां को याद करना एक तो अतिरिक्त भावुकता होगी, दूसरे मुझे उन लोगों का प्रवक्ता समझ लिया जाएगा जो गाय के नाम पर ही मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये पृथ्वी से कोई लुप्त होती प्रजाति नहीं, फिर भी हमारे जीवन से चली गई, फिर भी हमारे जीवन से चली गई।
न जाने कब से एक ऐसे आदमी की तलाश थी मुझे जिससे जब चाहे अपनी मन की बातें खोल सकूं, जिसके सामने अपने मन की गांठें खोल सकूं, उसे उधेड़ूं, खुद को भी उधेड़ सकूं, एक दूसरे को उधेड़ कर बुन सकूं। न जाने अब तक कहां कहां भटका किया, न जाने किन किन चेहरों के पास गया, न जाने किस किस को समझकर वही आदमी अपना मन खोल दिया। एक दिन बेहद काली अंधियारी रात में, जब ना तो मूसलाधार पानी बरस रहा था और ना कोई ओस टपक रही थी, सिर्फ एक सन्नाटा था सब तरफ। और सन्नाटा भी ऐसा जो ना भयावना था ना मोहक, सिर्फ एक सुनसट सन्नाटा सब तरफ। ऐसे में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलकर देखा, बंडी और धोती में एक आदमी सामने खड़ा था। देखते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे मम्मा तुम इतनी रात गए। लगा मुझे गलती हो गई, मुंह से फिर निकल पड़ा, भैया रामचरण तुम, भाभी कहाँ है? इस बार भी लगा कि पहचानने में चूक गया। फिर एक क्षण रोककर पूरे विश्वास से कहा, ओहो ईश्वरी आप, रजल जो कहा है, वे कितना भगवान आप मेरे घर पधारे। वो बोला, क्यों हो रहे हो परेशान? तुमने हर बार ठीक ही तो पहचाना। बस इतनी बात है कि मैं हीरामन गालीवाल हूँ। अच्छा अच्छा, वही गाड़ीवाल हीरामन, रेणु की कहानी में हुई थी मुलाकात, वही हीरामन जो शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर बने थे। कहाँ रहे इतने दिन, कुछ अता पता लगा हीराबाई का? हीरामन कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए, फिर पास आकर बैठ गए। फिर बड़ी देर तक अपने हाथ में लिए रहे मेरा हाथ, और धीरे से बोले, अब तबीयत कैसी है? आप नहीं चाहते किसी से कभी इस तरह करें बात? चाहते हो तो दरवाजा खोले, कब से दस्तक दे रहा है हीरामन इस कठिन अंधियारी रात में। कब से मिलना चाह रहा हूँ एक आदमी से, जिससे मिलते ही गले लगने पर। न जाने कब से मिलना चाह रहा हूँ एक आदमी से, जिससे मिलते ही गले लगने पर। दोनों की कमीज की जेब में रखे चश्मों के फ्रेम,
बड़ी देर लगा दी पर अच्छा हुआ आ गए। मैंने कभी उन लोगों के साथ पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर खाना नहीं खाया। अपनी उंगलियों की बोरों से उनकी हथेलियों की पट्टों को कभी महसूस नहीं किया। हमेशा आगे बढ़ गया, उनकी उठती हुई कुदालें देखता, पत्थरों से निकलती उनकी चिंगारियों को अपने जिस्म पर कभी नहीं लिया। तांगा हाँकते उनके हाथों से घोड़े की रास कभी अपने हाथ में नहीं ली। मैंने कभी नहीं की जरूरत उनके संसार में पहुंचने की। हमेशा रेल की खिड़की से बैठकर देखते रहा हूं, बैलों के साथ जुटे हुए अपना बदन तोड़ते, हंसिए की तेज धार से अपनी उम्र काटते। वो तमाम लोग जिन पर लिखी मैंने कविताएं, कैसे बतलाऊं उन्हें? उस दिन अचानक ही आ गए कल्लू के जजमान। ठीक किए के पास जा पहुंचे, जहां कल्लू और रामा करते थे सफाई, पहाड़ी के नीचे वाली कलारी के पास। अब ऐसे में क्या करता कल्लू? उसने तुरंत अपनी पगड़ी उतार जजमान के पांव से लगाई, फिर गले मिले दोनों समझी। देखा रामा ने दूर से तो डलिया झाड़ू वहीं रख पहुंची पास, घूंघट किया समझी को, पूछी बेटी जमाई की कुशलात। फिर कलारी के पास चट्टान पर बैठे तीनों जने बैठ गए आसपास। दोनों घर, दोनों गांव, दोनों परिवार, दोनों समधी आमने सामने। और लाज शर्म की आड़ में बगल की तरफ रामा। कल्लू ने बीड़ी सुलगाई और दाहिने हाथ को खोने लगा, आदर से जजमान को गहाई। बस इतने में रामा पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं कहाँ से क्या क्या प्रबंध किए उसने कि थोड़ी ही देर बाद एक हाथ में चना, मुरमुरा, खारे की पुड़िया, दूसरे हाथ में गरम गरम भजिया मगोड़े लिए हुए आई। फिर फैलाकर अखबार का कागज बिछा दिए चट्टान पर, जितने हो सकते थे सारे पकवान। थोड़ी ही देर में मछली बेचने वाला भोई का लड़का लाके रख गया उनके सामने 3 गिलास और गुलाब की अड्डी, जैसे सचमुच का सम्मान। तीनों ने शिकवों शिकायतों, रिश्तों नातों की, जन्म जन्मांतरों की मर्म भरी कथाओं के साथ खाली की अद्दी गुलाब की। खूब खूब मिले जुले तीनों जने, तीनों ने खूब खूब कस्में खाई, बात बात पर दी गई भगवान की दुहाई। ऐसी बही तिरबेनी प्रेम की कि बिसर गई पिछली भूलें चूके, बह गया सारा दुख, धुल गया सारा मैल, सारा मलाल। जन्म सफल हुआ, बन गए बिगड़े काज। कल्लू ने समधी को खिलाया पान, एक साथ के लिए बनवा दिया, फिर बस में बिठाया। बस जब चलने को हुई तो तीनों के गले भरे हुए थे। बस के हिलते ही जजमान ने भारी आवाज में कहा, हमारे मन में कोनो मैल नहीं है, आनंद से रहियो। आप लोगों ने खूब ही रिश्तेदारी निभाई है। प्रिय पाठकों, प्रिय दर्शकों, इस तरह उस दिन भोपाल नगर में पहाड़ी के नीचे कलारी के पास वाली चट्टान पर हुआ शानदार स्वागत कल्लू के जजमान का। कार्यक्रम समाप्त होते होते शाम हो गई, अंधेरा घिराया,
चांद, तारे, वनस्पतियां साक्षी हैं कि देवता ये दृश्य ईर्ष्या से देख रहे थे और आसमान से फूल नहीं बरसा रहे थे। चांद पर बन आई हो, लेकिन उसने कभी दिल्ली दिल्ली की गुहार न लगाई हो। जवानी में भी जिसने दिल्ली की तरफ मुड़कर न देखा हो, जिसके सपने में भी कभी दिल्ली ना आई हो, जो दिल्ली का केवल एक अर्थ जानता हो, जो दिल्ली को दिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं मानता हो, जिसका दिल्ली में कोई दोस्त यार नहीं हो, जिसका दिल्ली में कोई रिश्तेदार नहीं हो, जिसका दिल्ली से कोई काम ना पड़ा हो, जो दिल्ली के दम पर कभी कोई सीढ़ी नहीं चाहा, जिसने दिल्ली गए बिना जीवन के सारे बसंत बिता दिए हो, फिर भी वह आदमी दिल्ली से बड़ा हो। जानते हो तो बताएं, कब से ऐसे आदमी के इंतजार में धूप में तप रही है दिल्ली, कब से उसी के इंतजार में ठंड में ठिठुर रही है दिल्ली। दिल्ली एक बार उस आदमी के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती है, दिल्ली कम से कम एक बार दिल्ली होना चाहती है। अगर आप उसे फतह करने
इरादे से निकले हैं तो पहले यह जान लें कि आज तक कोई फतह नहीं कर पाया दिल्ली। सबको यह भ्रम रहा, हर एक को यह भ्रम रहा कि उसने जीत लिया दिल्ली को, लेकिन कुछ ही दिनों में चलने लगता है पता कि वो भी दिल्ली का गुलाम होकर रह गया। दिल्ली का अपना मौसम है, अपनी हवाएं हैं, अपनी गर्मी है, अपनी ठंडक है। दिल्ली का अपना तापमान है। तमाम भाषाओं में रहते हुए दिल्ली की अपनी भाषा है, जो आपकी अपनी भाषा में सेंध लगाती है। आपको पता ही नहीं चलता कब आप अपनी भाषा में दिल्ली की भाषा बोलने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कब आप उसकी चाल में ढल जाते हैं और कब उसी की तरह रहने सहने लग जाते हैं। जब आपको अपने अलावा दूसरों की आवाजें कम सुनाई देने लग जाए, जब आपको अपने लिखे के अलावा दूसरों का लिखा कम पढ़ाई में आने लग जाए, जब आप फैसला सुनाने की आवाज में बोलने लग जाए, जब आप सामने से आते मनुष्य को पास आने के पहले ही सूंघने लग जाए, जब आप आदमी को उसकी हैसियत से पहचानने लग जाए, तो भले ही रहते हो आप भोपाल में, समझ लीजिए कि आप दिल्ली के दास हो चुके हैं और दिल्ली का होने के लिए दिल्ली का होना जरूरी नहीं है। चमन से काम ले तो दिल्ली आपकी हो सकती है और होने को दिल्ली भोपाल में हो सकती है। ना दिल्ली में रहते हुए आप भोपाल के नहीं हो सकते। भोपाल का होने के लिए भोपाल का होना जरूरी है। ये बात अलग है कि आप भोपाल को भोपाल में खोजना कठिन होता जा रहा है। फिर भी भोपाल में बची हैं अभी कुछ पुरानी मस्जिदें, एक पुराना किला, गिरती पड़ती कुछ पुरानी इमारतें, दबी छिपी पड़ी हैं कुछ ऊबड़ खाबड़ मज़ारें, बची हैं अभी कुछ पुरानी गलियां, कुछ किस्से, कुछ लतीफे, बानगी के लिए बची है कहीं कहीं पुरानी भोपाली। बचे हैं कुछ पुराने शायरों के नाम, बचे हैं बूढ़े हो चुके कुछ दोस्त, बची है कुछ भावुक कर देने वाली यादें, बचे हैं पहाड़ियों के कुछ पुराने नाम, घेरते जा रहे जिन्हें धीरे धीरे ऊंचे उठते मकान, बचे हैं कुछ पुराने तालाब जिन्हें किसी तरह पूरा नहीं जाता। लेकिन अब भोपाल में बहुत कम बचे हैं भोपाल के लोग। भोपाल में बहुत कम बचा है भोपाल का खान पान। कब का उठ गया अहद होटल, स्मृति से भी जा रही है मदीने के खाने की खुशबू। जाने कहाँ गुम हो गई कन्हैया के बड़े मासाब की पान की दुकान। भोपाल के नामों निशानों को पाप कायदा मिटाया जा रहा है एक एक करके। भोपाल को धकेला जा रहा है भोपाल से बाहर। अपने पूरे हो हल्ले के साथ घुसी आ रही है भोपाल में दिल्ली। वो तो गनीमत है कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की तर्ज पर बदला नहीं गया है अभी भोपाल का नाम। अब किसको कैसे पुकारूं कि भोपाल वासियों सावधान, भोपाल हुआ जा रहा है दिल्ली। खोजता रहा जीवन भर जहाँ बैठ कर बेफिक्री से, लिख पाता एक नाम और कोई ये न पूछता कि ये किसका नाम है, ये किसका नाम है। ऐसी जगह खोजता रहा जीवन भर जहाँ बैठ कर बेफिक्री से, लिख पाता एक नाम और कोई ये न पूछता कि ये किसका नाम है, ये किसका नाम है। ऐसी जगह हरदम चक्कर खाते 24 घंटों में से इतना समय चाहिए। बस इतना सा समय चाहिए था मुझे। हरदम चक्कर खाते 24 घंटों में से इतना सा समय चाहिए था मुझे। बस इतना सा
समय चाहिए था मुझे कि आसानी से छिपा कर रख लेता अपनी जेब में और कोई ये ना पूछता कि इसे किस तरह किया खर्च। भाषा से फटी पड़ी दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए कि मुझे, भाषा से फटी पड़ी दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए कि मुझे, जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथ वो कर लिखी जमीन पर चौथ की तरह पूरे दिल का कोई और ये न पूछता कि इसका क्या अर्थ है। सच पूछो तो बस इतने से काम के लिए आया था पृथ्वी पर और भागता रहा यहाँ से वहां और भागता रहा यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ 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 वहां। कुछ लोग कहीं कोई हाशिया नहीं छोड़ते, शब्दों के बीच नहीं छोड़ते इतनी सी भी जगह कि जरूरत पड़ने पर शायद या हो सकता है जैसे शब्दों को बीच में रखा जा सके। अर्थात सज्जनता और शालीनता के कवच में इनका चेहरा देख पाना मुश्किल होता है। ये इतने विनम्र हो जाते हैं कि कठोर हो जाते हैं।